नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज चंडीगढ़ पहुंचे। यशवंत सिन्हा ने हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने न केवल केंद्र सरकार बल्कि वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल खड़े करते वो नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र पर बरसे यशवंत सिन्हा। कहा, देश का माहौल बिगाड़ रही सरकार, बेशर्मी से हो रहा सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू पर भी उठाए सवाल। कहा, मुर्मू बनी राष्ट्रपति तो आएगा रबर स्टैंप का युग। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज चंडीगढ़ पहुंचे। यशवंत सिन्हा ने हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात की। सिन्हा ने कहा, विधायकों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि जिस संदेश में हम जुड़े हैं वो लोगों तक पहुंचे। ये एक आम चुनाव की तरह नहीं है जिसमें जनता की भागीदारी होती है, तो इसलिए उन लोगों से तो मिल ही रहा हूं, लेकिन इस संघर्ष का संदेश जनता तक भी जाए इसके लिए भी प्रयास कर रहा हूं। और क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि पहले की चुनाव की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति है। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर वार किए और कहा कि देश का माहौल बिगड़ रहा है। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। कोई हिंदू है तो मुसलमान से डरा हुआ है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा हुआ है। समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटा गया है और ये दोनों मिलकर डरे हुए हैं सरकार से और खास करके सरकारी एजेंसियों से। मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे हैं। 60 years is not a small period of time। 60 साल में मैंने इतना आतंक कभी नहीं देखा सरकारी एजेंसियों का जितना मैं आज के दिन देख रहा हूं। यशवंत सिन्हा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज देश में बेशर्मी के साथ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री था। ये जो इनफेमस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये उस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत थी। इनकम टैक्स वगैरह तो था ही। मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूं कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए। और उस समय आपको याद होगा कि कोई इस तरह का मामला भी नहीं हुआ। लेकिन आज कितने धड़ल्ले से, कितनी बेशर्मी के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। सिन्हा आगे कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो ये सब बंद करवा दूंगा। और अगर मैं चुना गया तो मैं आज आपसे वादा करके जाना चाहता हूं, आप देखेंगे
कि मेरे शपथ लेने के दूसरे दिन से ही इस प्रकार की हरकत बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, या नहीं होगा कि मैं सरकार को कहूं कि ऐसा मत करो। लेकिन राष्ट्रपति की एक मॉरल अथॉरिटी होती है, एक उनका नैतिक अधिकार होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसको करना चाहिए। यशवंत सिन्हा ने वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर टिप्पणी की ही साथ ही एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर भी सवाल खड़े किए। कहा है कि पिछला 5 वर्ष जो राष्ट्रपति जी का रहा वो खामोशी के 5 वर्ष रहे, और अगले 5 वर्ष जो होंगे, अगर मैं नहीं जीतता हूं इस चुनाव को और बीजेपी को उम्मीदवार जीतती हैं, तो वो रबर स्टैम्प का युग होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में 30 विधायक मौजूद थे। सभी विधायकों ने कहा यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। हमारे उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के माननीय यशवंत सिन्हा जी, अध्यक्ष जी, साथीगण, हमारे पुराने साथी कुलकर्णी जी, पूर्व सांसद, पत्रकार बंधुओं, साथियों, हमारी मीटिंग हो गई सीएलपी की, वहाँ सिन्हा साहब थे वहाँ, और सारे 30 विधायक थे वहाँ पर आए। 30 ने अश्योर किया है कि पार्टी की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से सब एक वोट, सब 30 के 30 यशवंत सिन्हा जी को देंगे। तो ये आए हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पहले वहाँ आए हैं, अब पीसीसी में आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। सारी इन्होंने बात तफसील में आपको बता दी है, तो मैं इनका फिर से यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा केंद्र सरकार से लेकर वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर भी बरसे। अब देखना होगा कि सिन्हा के इन तीखे वार पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है और आने वाले समय में यशवंत सिन्हा की मेहनत कितनी रंग लाती है। हर खबर ब्यूरो। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं यशवंत सिन्हा की कही गई बड़ी बातें। तो आज देश में खौफ का वातावरण है, ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ने। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान से डरा हुआ है और मुसलमान हिंदू से डरा हुआ है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हर इंसान सरकारी एजेंसियों से डरा हुआ है। तो वहीं एजेंसियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि बेशर्मी के साथ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल राष्ट्रपति रहे खामोश और द्रौपदी मुर्मू बनी राष्ट्रपति तो रबर स्टैंप का युग आएगा। उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो ये बड़ी बातें यशवंत सिन्हा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश का माहौल आज बिगड़ रहा है। आज हिंदू मुसलमान से डर रहा है तो मुसलमान हिंदू से डर रहा है और हर इंसान सरकारी एजेंसियों से डर रहा है। बेशर्मी से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो इन सब चीजों को मैं बंद कराऊंगा। और उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल राष्ट्रपति खामोश रहे। वहीं एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो रबर स्टैंप का युग आएगा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो तमाम चीजों को ठीक करेंगे। उनका कहना है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बेशर्मी से इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान
से डरा हुआ है, मुसलमान हिंदू से डरा हुआ है, हर इंसान सरकारी एजेंसियों से डर रहा है। अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो इन तमाम चीजों को मैं ठीक कर दूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर टिप्पणी करते हुए कि पिछले 5 साल राष्ट्रपति खामोश रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो रबर स्टैंप का युग आएगा। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, वहीं यूपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू भी चंडीगढ़ आई थी, उन्होंने भी बैठक की थी और यशवंत सिन्हा भी चंडीगढ़ आए, उन्होंने बैठक की विधायकों के साथ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात भी कही कि क्योंकि द्रौपदी मुर्मू भी चंडीगढ़ आई थी लेकिन उन्होंने मेरी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो अपनी बात रखना जरूरी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 साल राष्ट्रपति खामोश रहे, मतलब साफ था कि मैं खामोश नहीं रहूंगा और द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो रबर स्टैंप का युग आएगा। तो जमकर बरसे केंद्र सरकार पर यशवंत सिन्हा। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका सीधा आपसे परिचय करा देते हैं। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। यशपाल जी स्वागत है आपका। और केवल ढींगरा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। केवल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शालिनी यादव जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शालिनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रतिक्रिया लेने से पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं है। जैसा कि आपने भी सुना, यशवंत सिन्हा जो कि यूपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनका क्या कुछ कहना है? केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उनका कहना है कि आज जो देश में माहौल है वो बिगड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से डर रहा है, मुसलमान हिंदू से डर रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 साल जो राष्ट्रपति रहे खामोश रहे और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो रबर स्टैंप का युग आएगा। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? प्रेसिडेंशियल पोस्ट है जी, वो एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल पहले भी की गई है और अगर यशवंत सिन्हा जी का ये कहना है कि वो दोबारा भी की जाएगी तो इस चीज को लेके कोई गारंटी देना आसान नहीं है इस देश में। अगर हम देखें तो जब कांग्रेस के टाइम था और बिंबा पाटिल जी को बनाया गया था प्रेसिडेंट, तो ये एलिगेशन जिन पे भी लग सकते थे कि वो भी रबर स्टैंप थी। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा ये कोशिश रहती है जो पार्टी पावर में होती है उसकी कि प्रेसिडेंट वो इलेक्ट किया जाए जो उनकी पॉलिसीज को आगे बढ़ाए या उनकी पॉलिसीज के साथ सहमत। आप कह रही हैं राजनीतिक पार्टियां समय समय पर अपने हिसाब से राय बनाती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, असलियत यही है हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो जरूर होता है लेकिन प्रेसिडेंट के पावर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। और ये बात खुद यशवंत सिन्हा जी ने कही है कि मेरे पास पावर्स तो ऐसे होंगे नहीं लेकिन एक मॉरल अथॉरिटी की तरह काम करूंगा। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो उसके मायने ज्यादातर ये हैं कि आप एक तरीके से डेमोक्रेसी के गार्जियन रहेंगे, आप डेमोक्रेसी के पहरेदार रहेंगे और ये चीज इंश्योर करेंगे कि जो भी पार्टी पावर में है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करे। तो ये जिम्मेदारी जो है, ये जो नैतिक जिम्मेदारी है वो एक प्रेसिडेंट की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करती है। हमने पहले भी देखा है कि इंडिया के जितने प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं उसमें कई प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जैसे ज्ञानी जैल सिंह भी थे जो वक्त आने पे, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट माने जाते थे लेकिन वक्त आने पे उन्होंने अपनी पोजीशन को यूज किया था कि कुछ चीजों के अगेंस्ट जाने के लिए, कुछ चीजें रोकने के लिए जो गलत हो रही थी। लेकिन क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उनकी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हैं, ज्यादा वो बोलती हुई नजर नहीं आई हैं, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि एक रबर स्टैंप की तरह उनको यूज किया जाएगा अगर वो बनती हैं। देखिए, इस चीज पे किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप द्रौपदी मुर्मू जी को उनके आप एक व्यक्तिगत तौर पे देखें तो वो काफी स्ट्रगल करके उठी हैं और वो गवर्नर भी रह चुकी हैं
वो एमएलए भी रह चुकी हैं और बेस्ट एमएलए भी उनको अपने टाइम में उनको अवार्ड मिला है। तो इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर करना मेरे ख्याल से यशवंत सिन्हा जी के स्टेचर के नेता को शोभा नहीं देता है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन क्योंकि वो आजाद है एक पॉलिटिकल एक राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से, बोलने की वजह से, बोलने के लिए, और यशवंत सिन्हा जी हमेशा काफी फोर्थराइट माने गए हैं कि जो उनकी ओपिनियन होती है, जो राय होती है, वो रखते हैं। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है और ये खतरा हमेशा इंडिया की डेमोक्रेसी में रहता है कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा वो मौजूदा सरकार के द्वारा एक रबर स्टैंप की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ख्याल रखना है कि अगर हम वोटिंग पैटर्न देखें तो इस वक्त एनडीए की कैंडिडेट होने के बावजूद 13,000 वोट कम थे एनडीए के पास, जो कि बीजेडी के समर्थन से और वाईएसआरपी के समर्थन से उनको मिले हैं। तो ये कहना कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो टोटली वन साइडेड या एनडीए का होगा और सिर्फ एनडीए की पॉलिसीज आगे करेगा, मेरे ख्याल से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और जिस तरीके से ये वोटिंग हो रही है उसके जो जरूरतें हैं उसको देखते उन्होंने ये भी कहा कि अगर दलित समाज का उत्थान करना है, अगर दलित समाज का विकास करना है तो प्रधानमंत्री अपनी सीट छोड़कर क्यों नहीं उनको अपने पद पे बिठा देते हैं। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू को और इस नाम को कि दलित समाज से आई है, दलित समाज से आई है। देखिए, दलित समाज से आई है। आप अगर बीजेपी की अगर पॉलिटिक्स देखें और आप देखें कि किस तरह से अमित शाह के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में, खासकर कि मेरा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी की जहां तक आप बात करते हैं और पॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशन वोट बैंक्स का या सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जितना बेहतर इस वक्त बीजेपी जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही है उसमें इस वक्त एक आदिवासी का और एक आदिवासी महिला का आगे आना और उनको आगे रखना मेरे ख्याल से एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, पॉलिटिकली अगर आप देखें। ठीक है, और ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, आप ठीक है, आऊंगे आपके पास में। हमारे साथ यशपाल बत्रा जी भी हैं। यशपाल जी, आपने सुना यशवंत सिन्हा जी का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि आज देश का माहौल जो है वो खौफजदा है, खौफ पैदा करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बेशर्मी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वर्तमान पिछले 5 साल जो रहे बहुत ही खामोशी के रहे राष्ट्रपति के। द्रौपदी मुर्मू पे भी उन्होंने अपनी बात रखी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे यशवंत सिन्हा जी मैदान में हैं और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो समाज में देश हित के अंदर और व्यक्तिगत किसी के अंदर भी वो हित के अंदर नहीं है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग करा, उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का प्रयोग हो रहा है, ये भाषा राष्ट्रपति को शोभा नहीं देती, राष्ट्रपति के कैंडिडेट को शोभा नहीं देती। एक आप ये देखें, आपने बीजेपी सरकार सेंटर के अंदर है, स्टेटों के अंदर है, जिस तरीके से ग्राउंड रूट पे जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है उनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाना और दलित समाज से और आदिवासी समाज से ऐसे कैंडिडेट को आगे लाना जो कभी किसी ने किसी के बारे में सुना भी ना हो, ऐसे समाज के हित के अंदर जिन्होंने ग्राउंड के अंदर जिन्होंने लोगों में बीच में रह के काम किया, उस इंसान को राष्ट्रपति बनाना ये बहुत बड़ा अपने आप में एक ऐसा काम है। वो सिर्फ बीजेपी पार्टी ही कर सकती है समाज के अंदर, समाज के हितों के अंदर। और जिस तरीके की भाषा मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जैसे मतलब कोई छोटे से इलेक्शनों के अंदर जिस तरीके की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति के इलेक्शनों के अंदर इस तरीके की लैंग्वेजों को यूज करना बिल्कुल भी शोभा। और रही बात, दूसरी एक बात और भी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम किन शब्दों से आपको एतराज है? देखिए, हिंदू मुस्लिम से डर रहा है, मुस्लिम हिंदू से डर रहा है, सरकारी एजेंसियों का प्रयोग हो रहा है और जिस तरीके से प्रयोग हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जो राष्ट्रपति बन के आएंगी द्रौपदी मुर्मू जी, वो रबड़ स्टंप रहेंगी। इससे पहले 5 साल जो उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो रबर स्टैम्प का युग आएगा।
देखिए, वो भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति एक अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर काम करता है और प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र के अंदर काम करते हैं और MP अपने क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, MLA अपने क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। सबकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हुए हर आदमी इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम से डर रहा है, मुस्लिम हिंदू को डर रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसा युग नहीं है। हाँ, देश के अंदर, देश भावना के अंदर, देश हित के अंदर जो भारत माता की जय बोलेगा वो इस देश के अंदर किसी से भी नहीं डरेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो इस देश के हर नागरिक से डरेगा। ठीक है, केवल जी अब आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं उस पर। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय बोलेगा वही रहेगा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो नहीं रहेगा। इसका मतलब सीधा वही जो वर्ड उन्होंने कहे हैं, इसको तस्दीक कर रहे हैं, खुद ही तो कर रहे हैं तस्दीक कि हिंदू जो है वो मुस्लिम से डर रहा है और मुस्लिम जो है वो हिंदू से डर रहा है। तो ये तो इन्होंने तस्दीक कर दिया यहाँ पे। ये जो हमारे बैठे हैं प्रवक्ता जी, ये तो खुद ही कह रहे हैं ये बात कि अगर जय नहीं बोलोगे तो हम ऐसे कर देंगे। भाई, जय तो कोई किसी की भी बोले, इससे ये डराने का काम तो आप मतलब जय पाकिस्तान, ढिंगड़ा जी क्या जय पाकिस्तान की बोल सकते हो आप? कह दी, इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत क्या है? फिर उन्होंने जो बात यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही है उससे अलग बात कहाँ है? बात तो यही कह रहे हैं, खुद ही जो प्रवक्ता महोदय ये बात कह रहे हैं कि जो इस जय ये नहीं बोलेगा उसको ये बोलना पड़ेगा। तो ये तो जबरदस्ती हो गई ना। तो ये जबरदस्ती तो जय पाकिस्तान बोलना ठीक है, इसका मतलब फिर इसका मतलब यशवंत सिन्हा जी जो बात कह रहे हैं वो सही है। और दूसरी बात है नहीं, सिन्हा जी जो तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? हालांकि वो फोर्स नहीं कर रहे हैं, भारत माता की जय बोलने में क्या भारत देश है? भारत के इन्होंने कहा ना अभी इन प्रवक्ता महोदय ने क्या बोला आप दोबारा सुनिए इनकी भाषा, इनसे पूछिए दोबारा क्या बोला। भारत माता की जय बोलना है इस देश में, भारत माता की हर नागरिक का अधिकार है भारत माता की जय बोलना। ये जबरदस्ती हो गई ना। अब आप बताइए, मुस्लिम आदमी को या क्रिश्चियन आदमी को आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? ये बात इनको बतानी चाहिए ना। ये प्रवक्ता महोदय को पहले पूछना चाहिए कि आप जबरदस्ती करने वाले कौन है? Who are you to be do this thing? आप लोग धक्का पेल जो कर रहे हो पूरे देश के साथ, उसी से ही तो देश का माहौल बिगड़ रहा है। तभी तो इनको रबर स्टैंप राष्ट्रपति चाहिए। इसीलिए तो चाहिए कि कोई खिलाफ ना कुछ कर, कोई बात बोल सके। आप अगर इसको आप दूसरे शेप में देखें तो यशवंत सिन्हा ने जो बात कही है वो बात इनकी बिल्कुल ये खुद ही उसके ऊपर स्टैंप लगा। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो रबर स्टैंप का युग कैसे आएगा? कैसे पता कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो सवाल नहीं खड़े करेंगे किसी भी बात को लेकर? पहले से कैसे आप राय बना सकते हैं किसी को लेकर? बात नहीं, सुनिए, द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक अपनी कोई बात कही नहीं है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अगर कोई बात अपनी बात मुखर होकर कहती तो आप उनके शब्द सुन सकते थे। केवल जी कुछ लोग होते हैं जो कहते नहीं है, करते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू के काम का डंका बजता है। बेस्ट MLA का उन्हें अवार्ड मिला है। कैसे डंका बजता है? बेस्ट MLA का उन्हें अवार्ड मिला है। देखिए, बेस्ट MLA का वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो एक IAS अफसर रहे हैं। IAS अफसर क्या आप उनको हल्का मानते हैं क्या? यशवंत सिन्हा जी को जो IAS मैं तो कह नहीं रही कि वो हल्के मान सकते। उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है केवल जी, उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। किसी ने टिप्पणी भी नहीं की उनको लेकर। हम द्रौपदी मुर्मू बहुत विद्वान है, यशवंत सिन्हा जी पे डिस्कस नहीं। एक सुनिए ना मेरी बात। हम द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये बात डिस्कस नहीं कर रहे। बात कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं डिस्कस कि यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही है उसको बीजेपी किस तरीके से लेती है। तो बीजेपी तो खुद ही कह रही है कि जिसको भी इस देश में रहना है उसको ये बोलना पड़ेगा। तो ये बात जो बोलनी पड़ेगी वाली बात है, इसको हम किस तरीके से लेते हैं? पहले तो प्रवक्ता जी से आप पूछिए कि अगर आप इस तरह की चीज को, यशपाल जी, क्या आप किसी को बाध्य करेंगे भारत माता की जय कहने के लिए? आपसे पूछता हूँ, चलो एक सेकंड, मैं आपसे पूछता हूँ या शालिनी जी से पूछता हूँ, अगर शालिनी जी क्रिश्चियन है मान लो और उनको यह धक्का किया जाए कि आपको यह बात बोलनी पड़ेगी,
क्या नहीं, तो भारत में रहने वाले किसी भी भारतवासी को भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है? पहली बात, आपसे ठीक है, पूछता हूं, हाँ, आप लेकिन अगर किसी को क्रिश्चियन फोर्स हो, नहीं किया जा सकता। केवल जी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। जब एंकर ही, जब प्रवक्ता ही फोर्स करने के लिए टीवी पर आते हैं तो यह सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? ये बताइए पहले मुझे आप। प्रवक्ता कर रहे हो प्रवोक, वो बाकी की हम द्रौपदी मुर्मू की बात नहीं करते, बीजेपी की बात नहीं करते, बीजेपी के जो प्रवक्ता टीवी पर आपके सामने बैठे हैं। ठीक है केवल जी, मैं इस पर सवाल, मैं इस पर उनका जवाब लूंगी, लेकिन आप ये भी तो बताइए, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी जवाब लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये पूछना पड़ेगा कि इन्होंने किस भाषा में क्यों कहा ये बात। ठीक है, सुनिए दूसरी बात पे आता हूँ आप। मैं एक सेकंड में, अभी मेरी बात तो शुरू ही नहीं हुई, पहले इन्होंने व्यक्ति छेड़ दिया। अब दूसरी बात ये कहता हूँ, देखिए दो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, एक द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही है, एक यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप कंपैरिजन में जो उन्होंने कहा कि वो आदिवासी हैं, दलित समाज से आती हैं, उनका विकास होता है, तो ये तो बात उन्होंने बिल्कुल यशवंत सिन्हा जी ने सही कही कि मोदी जी को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अगर उनको, देखिए प्यार तो तब जागता है अगर आप प्रधानमंत्री की सीट छोड़ते हैं। आपके अंदर तो एक सीट छोड़ने की बजाय, वो तो छोड़िए, आप तो किसी आदमी के ऊपर ईडी छोड़ते हैं अपनी सरकार तोड़ने के लिए। आप किस तरह से सीट छोड़ने की बात करेंगे? यशवंत सिन्हा जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, एक एक बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि कांग्रेस के समय पर बीजेपी आरोप लगा दी थी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का, अब उनके समय पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। ये तो खैर देश का दुर्भाग्य है। लगा रहा हूं कि जो यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही है वो बीजेपी एक्चुअल में कर रही है। ये तो देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने ये बात भी कही कि ईडी छोड़ते हैं, किसी के ऊपर इनकम टैक्स छोड़ते हैं, ये आरोप तो कांग्रेस की समय पर बीजेपी भी लगा दी थी ना। इस बात में कौन सी दो राय है? अपनी सहूलियत के हिसाब से आरोप लगाती हैं तमाम पार्टियां। महाराष्ट्र का, एक सेकंड, आपने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा, महाराष्ट्र में ईडी किसके ऊपर छोड़ी गई? दूसरे राज्यों में जहां सरकारें तोड़ी गई वहां ईडी किसके ऊपर छोड़ी गई? ईडी और ये वो सारा जो काम कर रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार एलानिया कर रही है। जिस तरह से ये क्या आपके समय पर बीजेपी ने ये आरोप नहीं लगाए हैं? देश में रहना है उसको ये बोलना पड़ेगा। जिस तरह से प्रवक्ता महोदय एलानिया ये बात, ये अपने समय पर सहूलियत के हिसाब से आरोप लगाते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन नहीं लगा रहा मैं। हाँ, ये अभी आपके सामने चैनल, लेकिन इस पर भी तो कुछ कहिएगा ना। रबर स्टैंप का जो बयान है उस पर भी तो कुछ कहिएगा सर। इसलिए रबर स्टैंप, इसलिए देखिए, हाँ, जो कैसे कह सकते हैं आप? यशवंत सिन्हा जी के वर्ड है, किसी पर आप अपनी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं किसी व्यक्ति पर? सुनिए, मैं रबर स्टैंप पे बात कर रहा हूं। जो यशवंत सिन्हा जी के जो वर्ड है, उन्होंने ये कहा कि ये रबर स्टैंप जो प्रधान राष्ट्रपति बने हैं, जो पिछले वाले राष्ट्रपति थे वो रबर स्टैंप थे। और रबर स्टैंप उन्होंने जो हमारे जो ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं उनके लिए बोला है कि वो रबर स्टैंप। आपने सुना उन्होंने कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो रबर स्टैंप का युग आएगा। साफ उनके ये शब्द है सर ना। आप उनके दोबारा से सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि पहला जो राष्ट्रपति रहा वो इनके पिछले 5 साल राष्ट्रपति के जो रहे वो खामोशी बने रहे। मैं आपको बताती हूँ ना सर उनका बयान। 1 मिनट सुन लीजिए। आपने सुनी है, मैं भी वही था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सुना है उनके मुख से। उन्होंने ये कहा जो राष्ट्रपति बने हैं पिछले वाले, वो राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह उन्होंने काम किया है बीजेपी की फेवर में। ये बात बोली उन्होंने। सर अभी रिपोर्ट चली है, जो अब द्रौपदी मुर्मू जो आई हैं वो भी रबर स्टैंप बन के ना रह जाए, ये बोला उन्होंने। सर उन्होंने ये बोला है के रह जाए। मैं फिर भी ये चाहता हूं कि अगर उनको रबर स्टैंप नहीं है तो प्रधान, अगर वो आदिवासी है, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वो आदिवासी महिला है। और अगर इनको प्रधानमंत्री जी को बहुत इंटेलिजेंट और अच्छी लग रही है तो उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। ये वर्ड थे। और मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। आपने वर्ड नहीं सुने, मैं उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मौजूद। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी रिपोर्ट चली, मैं आपको सुनवाऊंगी, मैं आपको वो बाइट भी सुनवाऊंगी, ठीक है? तो सुन रखा है, हाँ, मैं वो आपको बाइट भी सुनवाऊंगी। उन्होंने साफ ये कहा है कि अगर राष्ट्रपति बनती हैं द्रौपदी मुर्मू तो रबर स्टैंप का युग आएगा। उन्होंने साफ ये शब्द, मैं आपको बाइट सुनाऊंगी, मैं आपको, पिछले राष्ट्रपति, ठीक है, चलिए ठीक है,
मैं आपको साक्ष्य दूंगी, मैं आपको साक्ष्य दूंगी। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ठीक है, मैं आपको साक्ष्य दूंगी क्योंकि मैं सामने था इसकी। ठीक है हाँ, बट मैंने भी क्योंकि रिपोर्ट इस पर बनाई है, मैंने रिसर्च की है ना सर। ठीक है, सिन्हा जी के पास ही खड़ा था, मैं सुन रहा था। ठीक है शालिनी जी, आपने सुना उनका जिस तरीके से कहना है केवल जी का, उनके पूरे वक्तव्य को आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे? उनका साफ तौर पर कहना है कि यशवंत सिन्हा ने जो कहा वो सही कहा, और जिस तरीके से भारत माता की जय पर वो बोले, उन्होंने कहा कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, और यही डर का माहौल जो है वो बीजेपी बना रही है, केंद्र सरकार बना रही है। उन्होंने पूरा समर्थन किया है सिन्हा जी के इस पूरे वक्तव्य का। जी देखिए, इस वक्त यशवंत सिन्हा जी, जो मैं कह रही थी कि वो हमेशा से बहुत मुखर रहे हैं, और जो वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पहली बार होगी ऐसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इतना कवरेज मिल रहा है। और ये एक्सपेक्टेड ही था कि यशवंत सिन्हा जी अगर इलेक्शन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं तो जरूर वो काफी मुखर होकर बोलेंगे और कई बात बोलेंगे, और उसमें काफी उनको ट्रैक्शन भी मिलेगा इस चीज के लिए। लेकिन वो किससे ये बात कर रहे हैं? ये लोकसभा इलेक्शंस नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है। तो अगर वो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है, मैं उसके ऊपर एक मॉरल अथॉरिटी की तरह बोलूंगा, रोक दूंगा, ये स्टेटमेंट हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए है, यानी जो लोग इलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं पर्सनली, मेरा ये मानना है कि देश की त्रासदी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक पूर्व मंत्री और एक इतने दिग्गज नेता और प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन लड़ने वाले, लेकिन जितने डायरेक्टली कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो राजनीतिक लोगों के ऊपर छोड़ी जाएगी, यानी इतना कुछ है आपको ईडी और सीबीआई से डरने के लिए। ये एक तरीके से आपको बेच दिया जा रहा है कि आप इतना गलत कर चुके हैं कि ईडी और सीबीआई आपके पीछे आएगी, तो मैं कम से कम उस चीज पे बोलूं। शालिनी जी, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी है सरकारी एजेंसियों का जो ये आरोप है, आपने भी देखा होगा, इस समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से तमाम सरकारें जो है आरोप लगाती आई हैं। कांग्रेस के समय पर बीजेपी लगाती थी और अब कांग्रेस लगाती है। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल एक टाइम में सीबीआई को केज पैरेट कहा जाता था, अगर आपको याद है तो, और वो कांग्रेस का दौर था। तो ईडी, सीबीआई, ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर अपने हिसाब से यूज करती हैं, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि एक प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कोई कैंडिडेट हो और वो इस देश के सारे हर एक जनप्रतिनिधि के लिए, चुने हुए जो हमारे सांसद हैं, जो एमएलए हैं, सबके लिए ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं एक तरीके से आपको बचाऊंगा इन चीजों से। कितनी बड़ी त्रासदी है कि इस लेवल तक करप्शन है हमारे देश में कि आज तो ये बेच देना पड़ रहा है। दूसरी चीज, जहां तक आपने भारत माता की जय की बात कही है, और उसमें मैं मानती हूँ कि जो हमारे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो निहायत ही गलत है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम, भारत माता की जय पे नहीं आप क्रिश्चियन, एक सेकेंड सर प्लीज, भारत माता की जय पे नहीं बोला। केवल जी आप बोल लीजिए, आप बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं देखिए इंटरप्रेट गलत हो रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत माता की जय पे नहीं कहा, ये इन्होंने कहा था जो राम के नाम से इन्होंने सर, आपने सर आप कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने बोला था भारत माता की जय, जो नहीं बोलेगा भारत माता की जय पे नहीं लिखा। अच्छा चलो, हो सकता है मैं गलत समझा हूँ। अगर इन्होंने भारत माता की जय पे बोला तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने राम और कोई बात। आपने लगातार इस बात को रिपीट किया है। मैं भारत माता की जय वर्ड सुन नहीं पाया। वो तो मुस्लिम को भी बोलना पड़ेगा, क्रिश्चियन को भी बोलना पड़ेगा, सभी को बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं ये समझ पाया कि इन्होंने शायद ये वर्ड बोला कि जिनको आना पड़ेगा उनको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मैंने ये वर्ड मेरे को सुनने में आया, तभी मैंने उस पर प्रतिक्रिया। ठीक है, मैं
ठीक है, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो बाइट भी जरूर निकाले जिसके लिए आप मुझे बोल रहे थे कि मैंने ठीक से नहीं सुना। जय श्री राम मैंने सुना, मेरे को लगा कि नहीं, जय श्री राम बोला। आपने 10 बार कहा भारत माता की जय के व्यक्तव्य में ये लगा 10 बार भारत माता की जय के विषय में बोला। अगर उन्होंने जय श्री राम बोला है तो मेरा व्यक्तव्य सही है, अगर उन्होंने भारत केवल माता की जय बोला है तो मैं अपने वर्ड वापिस लेता हूँ। ठीक है केवल जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने खुद भी ये बात रिपीट की है भारत माता की जय वाली। खैर ठीक है, नो, मैंने जय श्री राम की बात की। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो आप भावनाओं की बात थी ना, मैं उस पे बात की। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जय श्री राम ठीक है हर किसी को बोलना पड़ेगा, तो वही मैं आपसे बोल रही थी कि अगर भारत में रहते हैं तो क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है भारत माता की जय बोलने में? हर भारतवासी कहता है भारत माता की जय। तो हर एक को बोलना चाहिए, जो हिंदुस्तानी है वो भारत माता की जय बोलेगा, ठीक है, उसको बोलना पड़ेगा। ये बात तो मैं भी कहता हूँ। हम वंदे मातरम को भी वो करते हैं, हम देश जाति में हमारे लोगों ने देश आजाद कराया, कांग्रेस ने कराया, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इन्होंने क्या किया देश की आजादी में? मेरे खुद के दादा फ्रीडम फाइटर थे। हम लोग तो भारत माता की जय हम तो आन बान शान समझते हैं। मेरे दादा को जो है तमन पत्र मिला हुआ है, हमने आजादी की लड़ाई में भाग ले रखा है, हम कैसे नहीं बोलेंगे? मैं तो कह रहा हूं उनको भी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। शालिनी जी अब तो बात ही खत्म। बात हिंदू मुस्लिम की थी। ठीक है शालिनी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद में ये जी ने भी जो बात रखी थी वो हिंदू मुस्लिम की रखी थी। हाँ। मैंने इनका व्यक्तव्य शायद नहीं सुना। अगर हिंदू मुस्लिम की जो बात है, यशवंत सिन्हा जी ने वो बात कही कि ये हिंदू मुस्लिम से डर रहा है और मुस्लिम हिंदू से डर रहा है। किस बात पे डर रहा है वो, उस बात पे इशू था। ठीक है, लेकिन आप अपनी गलती भी मान लें कि अगर आपने ये गलत सुना। मान ली। ठीक है, अगर इन्होंने भारत माता की जय बोला तो मैंने अपनी गलती मान। ठीक है शालिनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है शालिनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, एक वो पॉइंट तो बिल्कुल काफी हो गया जो ये इन्होंने कहा, मैं सुन रही थी कोई भारत माता की जय वाला। लेकिन मेरा एक और मेरा ये मानना है कि जो जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो एक्चुअली एक तरीके वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग का स्टेटमेंट है। वो अपील कर, अगर कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो क्या अगर वो चुप है और एक जन है जो कि बहुत बोल रहा है, तो क्या हम इसको ये माने कि वो वाकई बहुत मुखर है, वो अपनी बात रख रहा है, और दूसरा जन जो कि चुप है तो वो अपनी बात नहीं रख सकता है, या फिर वो न्याय मुद्दे नहीं उठा सकता है, न्याय की बातें नहीं कर सकता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली चीज ये है कि ये वाला जो इलेक्शन है, भाई मैं कह रही हूँ ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ये पॉलिटिकल कैंपेनिंग, ओपन पब्लिक पॉलिटिकल कैंपेनिंग नहीं हो रही है। रेजिडेंशियल इलेक्शन में जो लोग वोट करते हैं उनके लिए उनका जो वोट सपोर्ट जो लिया जाता है उसका प्रोसेस ही पूरा दूसरा है। जिस तरीके से पहले जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सजेस्ट किया गया और बीजेपी के नवीन पटनायक खुद आके दिल्ली में मिलके गए हैं और कैंडिडेट डिसाइड हुआ है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक डिसीजन होता है। जैसे अगर आज आप देखें तो शिवसेना ने ये डिसीजन लिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगी, और उस चीज के लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे ने आगे आके और संजय राउत ने आगे आके स्टेटमेंट दिया है, तो बाकी सब चुप है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप अपने खेमे में बैठ के ये डिसीजन लेती हैं, पार्टीज विप भी इशू करती हैं, जबकि कहा जाता है कि आप अपने कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग वोट करिए। तो ये पब्लिक स्फीयर में आके जनता के सामने इस तरीके का स्टेटमेंट देना या ना देना ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है शालिनी जी। केवल डिंगरा जी, आपने कहा था कि क्या कुछ कहा था सिन्हा जी ने, आपने कहा था आप अपने बातों पर थे, क्या सिन्हा जी ने ये कहा है कि रामनाथ कोविंद जी जो थे उनका जो कार्यकाल था वो रबर स्टैंप की तरह उन्होंने काम किया, आपने ये कहा था। मैं आपको बाइट सुनाना चाहती हूँ, बाइट जरा सुनाइए एक बार, और केवल जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बाइट को। कि पिछला 5 वर्ष जो राष्ट्रपति जी का रहा वो खामोशी के 5 वर्ष रहे, और अगले 5 वर्ष जो होंगे, अगर मैं नहीं जीतता हूं इस चुनाव को और बीजेपी को उम्मीदवार जीतती हैं, तो वो रबर स्टैम्प का युग होगा। कहा है कि पिछला 5 वर्ष जो राष्ट्रपति जी का रहा
वो खामोशी के 5 वर्ष रहे। और अगले 5 वर्ष जो होंगे, अगर मैं नहीं जीतता हूं इस चुनाव को और बीजेपी को उम्मीदवार जीतती हैं, तो वो रबर स्टैम्प का युग होगा। केवल जी क्या कहेंगे अब आप बताइए। पिछले राष्ट्रपति का बात करी ना उन्होंने, कि पिछले राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो खामोशी का रहा, और खामोशी का मीन्स वही चीज है, उसका मीन उन्होंने वही निकाला है। आप अपने हिसाब से शब्दों को नहीं, आप मैंने कहा था आपसे कि उन्होंने ऐसे बोला। खामोशी का मीन्स क्या होता है ढींगरा जी, खामोशी का मीन्स क्या होता है? ढींगरा जी देखिए, आप बोल देते हैं फिर आप भूल जाते हैं सर। उन्होंने ये बात करी, मैंने आपसे लगातार ये बोला है कि उन्होंने ये कहा है कि पिछले जो 5 वर्ष रहे वो खामोशी के रहे। आपने कहा नहीं, ये नहीं बोला है, ये बोला है कि रबर स्टैम्प के रहे। एवज में ये बात कही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उन्होंने केवल जी आप अपनी बात कहते हैं फिर भूल जाते हैं सर। सुनिए, आप अपनी बात कहते हैं भूल जाते हैं सर। पिछला जो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा वो खामोशी का रहा, और जो द्रौपदी मुर्मू का जी का आप अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं। एवज में बात कर रहे हैं केवल जी आप, मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने ये कहा, उसको जिस तरह से मर्जी इंटरप्रेट करें। मैंने उनको कहा, मैंने आपको ये बात कही थी कि उन्होंने उसका उदाहरण पिछले राष्ट्रपति के, आप यहाँ पर गलत साबित हुए हैं केवल जी। मैं आपको कहूंगी, देखिए अब मैंने आपको सुनाया भी। आप कहेंगे, आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने पिछले राष्ट्रपति का जिक्र किया या नहीं किया इस पे? बिल्कुल मैं आपसे कह रही थी कि उन्होंने किया है। उन्होंने पिछले लेकिन वो शख्स जिसका आपने कार्यकाल देखा ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो अगर बनती है तो रबर स्टैम्प का युग होगा? ऊपर 1 सेकंड, आप एक लकीर के ऊपर जोरदार लकीर खींच देगी तो वो लकीर तो वही रहेगी ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, उनके कहने का मीन यही था जो मैंने उसको कहा कि उनका खामोशी का कार्यकाल और रबर स्टैम्प के कार्यकाल, उन्होंने दोनों का उदाहरण दिया। तो यही बात का मतलब निकला ना। खामोशी का कार्यकाल का मतलब क्या है आप बता दीजिए। चलो, खामोशी का कार्यकाल क्या होता है आप बताइए, क्या होता है? आपके लहजे में खामोशी का कार्यकाल का मतलब क्या निकलता है? अच्छा बता दीजिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं अपनी, लेकिन आपने कहा था नहीं, लेकिन आपने कहा था कि कोविंद, राष्ट्रपति कोविंद को उन्होंने कहा। ठीक है, नहीं, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं सर। ठीक है, कर रहा हूँ मैंने जो बात कही है मैं उसके ऊपर एलानिया बात करता हूँ। एक बात सुन लीजिए, मैंने ये बात कहा कि बाद में इस डिबेट को एक बार फिर से देखिएगा सर। सुन लीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दे। मैंने कहा कि कोई क्रिश्चियन को अगर आप कहे कि आप राम की जय बोलो या आप अल्लाह की जय बोलो, तो कोई केवल देखना सर, आप एक बार ना इस डिबेट को फिर से देखिएगा। तैयारी करके आया करो और बोलने से पहले कुछ सोच के बोला करो। उनका वर्ड नहीं सुना था ना, इसलिए बोला था मैंने। ठीक, और मैंने इस बात की तफ्तीश भी आपसे की। अब मैं कान पे सुन रहा हूँ, अगर उसमें मैं कोई वर्ड अगर नहीं सुन पाऊं तो आप उस वर्ड के बीच में मुझे गलत ठहराने का काम करेंगे। नहीं, गलत नहीं, मैं क्यों गलत ठहराऊंगी? मैंने आपको साक्ष्य दिया ना सर, मैंने आपको सुनाया, लेकिन खामोशी का मतलब वही है जो उन्होंने खामोशी का वर्ड लिया। खामोशी मीन्स की अगला रबर स्टैम्प, खामोशी का मतलब आप समझा दीजिए मुझे क्या होता है। खामोशी का मीन समझा दीजिए आप, और अगला रबर स्टैम्प का मीन भी समझा दीजिए। रबर स्टैम्प क्या होता है और खामोशी क्या होता है, आप मुझे दोनों की तफ्तीश समझा दीजिए, मैं भी समझ जाऊंगा और शालिनी भी समझ जाएगी और बीजेपी का ये प्रवक्ता भी समझ जाएंगे। और दूसरी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके एवज में आप श्रीलंका के राष्ट्रपति का जिक्र करना चाहता हूं मैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बौद्ध धर्म की पूरी व्याख्या की अपने टर्म के अंदर, और पूरी व्याख्या के अंदर तमिल्स को और मुस्लिम्स को लेकिन आप लोगों को नहीं। आज श्रीलंका का हाल देख लीजिए आप। अरे सर ठीक है, अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बात हो रही है, और पहली बात तो ये, आप जब बोले तो थोड़ा सोच कर बोले, थोड़ा ठहर कर बोले। आपको खुद याद नहीं रहता कि आपने क्या बोला है सर। ठीक है यशपाल जी, बात सुन लीजिए मेरी जी। नहीं आप ही बोलते रहेंगे कि सर, 1 मिनट सुन लीजिए। यशवंत सिन्हा जी ने जो वर्ड बोले वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जो इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति जो अभी भाग गए, उन्होंने जो अपना कार्यकाल था उसके अंदर जो उन्होंने बोधियों के हक में जो बोलते रहे, और तमिल हमारे इंडियन है, तमिल और मुस्लिम के बारे अगेंस्ट बोलते रहे। और आज हाल देख लो श्रीलंका का क्या है।
मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अपना किस बात का उदाहरण दे रहे हैं सर आप? श्रीलंका की बात करके किस बात का आप उदाहरण दे रहे हैं? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे भारत के अंदर भी ये जो हाल चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम और दिस और दैट, और जो बात उन्होंने कही है, उस बात के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम से डरने लग गया, मुस्लिम हिंदू से डरने लग गया, क्रिश्चियन दूसरे आदमी से डरने लग गया, सिख हिंदू से डरने लग गया, हिंदू सिख से डरने लग गया, तो हालात क्या होंगे देश के? आप अपनी बात को कब, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। ठीक है, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है वो इस पर अलग से डिबेट रख लेंगे सर। और श्रीलंका के हालातों की आप तुलना भारत से मत कीजिए, भारत बहुत अलग है श्रीलंका से। ठीक है, ये अलग ही तो नहीं है, यही तो बात कह रहा हूँ। भारत में भी यही काम हो रहा है जो श्रीलंका में हो रहा था। भारत में भी ये जो आपस में सभी लोगों को, आपस में हर आदमी को आपस में लड़ा रही है बीजेपी, इसी का खमियाजा श्रीलंका ने भी भुगता है। इन्होंने श्रीलंका ने बोधियों के हक में चलते, तमिल और मुस्लिम के केस चलकर ये हाल है वहां का, श्रीलंका का। और यही हाल जो ठीक है, ठीक है, ठीक है केवल जी, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है केवल जी। पहले लेकिन पहले बोलने से पहले आप अपनी बात को समझिएगा, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको यही कहूंगी, मेरी आपको यही राय है यशपाल जी। सर आप इस डिबेट को ना आप देखिएगा, आप बोल देते हैं, आप भूल जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी अपना थैला उठा के भाग गए, मोदी जी जो है। सर अभी किस टॉपिक पे बात हो रही है? केवल जी किस बात पे बात हो रही है, किस मुद्दे पर बात हो रही है? आप बोलते रहेंगे क्या? ऐसे होती है डिबेट, आप बोलते रहेंगे? हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉट जाट, केवल जी गुजरात के अंदर पटेल वर्सेस नॉट पटेल, आप बैठते रहते हैं ना डिबेट पर, ऐसे होती है क्या डिबेट? पंजाब के अंदर यशपाल जी, ठीक है, ओके, हो गया, ठीक है, ठीक है यशपाल जी। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथी इतनी देर से मैं सुन रहा था, हर बात पे वो एक बात की जो बात कह के उस पर माफी मांग लेते हैं, दूसरी बात कहेंगे उस पर कहेंगे मुझे ये नहीं कहा। माफी मांगी मैंने भाई, आपको समझ नहीं आई तो छोड़ो पड़े, आपको समझ में नहीं आई। आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे इसके अंदर, बता दीजिए एलामिया। सर आपने आपने अपने शब्द वापस लिए ना। सर आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात रखिएगा ना, आप इतनी देर से बोल रहे थे, क्या उन्होंने इंटरप्ट किया आपको? केवल जी नहीं, मैं आपका वॉल्यूम नीचे करा दूंगी। जब आप बोल रहे थे कि उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने बोला, थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए ना सर। बोलिए यशपाल जी। केवल जी पहले आराम से सुनना, आराम से सुनो। डिबेट का मतलब होता है कि डिबेट हो रही है। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले ही बोलेंगे, और जिस भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो, जिस भाषा से आप बोल रहे हो, मुझे लगता है एक प्रवक्ता के रूप में बैठ के, चैनलों में बैठ के इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको मैंने भारत माता की जय अब भी बोल रहा हूं, भारत माता की जय आगे भी बोलूंगा, भारत माता की जय पहले मैं भी बोल रहा हूं। चाहे किसी भी कोई भी नागरिक इस देश के अंदर रहता है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबसे पहला हमारा वतन है भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये हमारा धर्म है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और पिछले 5 वर्ष जो रहे वो रबर स्टैंप वाले रहे, खामोशी के रहे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ एक सभ्य तरीके से राष्ट्रपति एक देश का पहला नागरिक होता है। वो कोई एमएलए और एमपी के इलेक्शन नहीं लड़ने गया कि वो स्टेटमेंट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जिस तरीके से अभी मैं देख रहा हूं जो यशवंत सिन्हा जी हैं, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके की लैंग्वेजों का यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई एमएलए या एमपी के इलेक्शनों के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जो बिल्कुल सभ्य तरीके से और एक इंसानियत के नाते और एक देश के हित के अंदर चुनाव लड़ा जाता है, उस दिशा के अंदर होता है, ना कि केवल जी आप अपनी बात रखिएगा। केवल जी मैं आऊंगी, अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। लैंग्वेज यूज करके नहीं, एक सेकंड, अपनी बात रखिएगा। वो भी नहीं बोले थे आपकी बारे पे, खामोशी से लड़ रही है, इनको भी खामोशी से लड़ना चाहिए ना, ये कहना चाहते हैं सर। वो भी नहीं बोले थे ना आपके बारे पे, बोलने दीजिए ना, सुन लीजिए सर, धैर्य रखिए थोड़ा। इनसे ये सत्ता पक्ष की पार्टी है, ये कहते हैं कि खामोश होकर लड़े इलेक्शन, खामोशी से लड़ना चाहिए ना, यही पूछ रहा है। देश को सब दिखाई दे रहा है। 70 साल राज करने के बाद भी, 70 साल देश पे राज करने के बाद भी क्या हालात हैं,
आपके और आपकी पार्टी के और आपके देश के अंदर क्या आप लोगों ने किया वो सबको पता है। ठीक है शालिनी जी, ठीक है शालिनी जी, ठीक है, एक सेकंड केवल जी। शालिनी जी, आपसे मैं पूछूंगी, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात रखी, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करती हूं, लेकिन क्या इससे पहले कभी राष्ट्रपति जब चुनाव हुआ है, क्या इस तरीके से कभी किसी उम्मीदवार ने इस तरीके से अपनी बात रखी है? पिछले राष्ट्रपति को क्या घेरा है? क्या किसी के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं? जी, जहां तक मेरी याददाश्त बैठती है तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नॉर्मली बहुत लो की अफेयर होते हैं, और ये पहली बार है कि इतना जो मैं कह रही हूँ कि यशवंत सिन्हा नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी भी यही बोलती है जी। लेकिन मैं इसमें जो ये पूरा डिबेट हो रहा है, इससे मेरा एक सवाल ये उठता है कि क्या अगर एनडीए का कोई और कैंडिडेट होता द्रौपदी मुर्मू के अलावा, तो क्या यही सवाल यशवंत सिन्हा जी फिर नहीं उठाते? कोई भी कैंडिडेट होता, कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि इस वक्त एनडीए के पास नंबर्स हैं, तो और जबकि नंबर्स उनके सारे अकेले नहीं है, ये भी बात सच है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और महिलाएं, इसलिए उन पर ये टिप्पणी की गई। देखिए, मैं नहीं मानती कि यशवंत सिन्हा जी जिस पेशे से लीडर हैं वो इस लेवल तक जाके ये बात कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद कहीं पे उनको, शायद उनके लिए या किसी भी हमारे पेट्रियाटिक सिस्टम में ये आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है कि खासकर कि जब आप देखते हैं कि कोई ये कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आता है, और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, तो इस मास्टर स्ट्रोक को अटैक करने के लिए ये स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की है, ना कि द्रौपदी मुर्मू के ऊपर डायरेक्टली ये आरोप लगा रहे हैं वो। लेकिन उनका ये कहना है कि कोई भी कैंडिडेट, अब मेरे ख्याल से उनकी जगह कोई भी और होता तो भी यशवंत सिन्हा जी जो अपनी एप्रीहेंशन है, जो अपने विचार हैं इस तरीके की देश के हालात को देखते हुए, जो उनकी समझ है और जो वो कह रहे हैं, वो ये बात जरूर इसी तरीके से रखते कि कोई भी कैंडिडेट अगर जो एनडीए की तरफ से इस वक्त आता है और वो एक रबर स्टैम्प होने का खतरा रखता है। लेकिन मैंने यही कहा कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें ये खतरा हमेशा ही मौजूद रहता है। ठीक है केवल जी, ठीक है केवल जी, लास्ट कमेंट आपसे। चुनाव राष्ट्रपति का जनता नहीं करती है, जनता के बीच जाकर इस तरह की बातें करना, द्रौपदी मुर्मू के लिए ये कहना कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो रबर स्टैंप का युग आएगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये अपमान है? नहीं, देखिए, जनता के बीच जाके ये कहने का क्या मतलब है सर? देखिए, जो बात यशवंत सिन्हा जी ने कही है, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उस पे मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो यशवंत सिन्हा जी की मर्जी है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू जी खामोश रहकर इलेक्शन लड़ना चाहती है, जैसे कि सर इससे पहले कौन सा ऐसा उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद का, ऐसा कौन सा उम्मीदवार रहा या रबर स्टैंप बन के रहना चाहिए? ये तो बीजेपी का काम है। कांग्रेस जो पहली बार करेगी क्या वो सही होगा क्या? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इससे पहले क्या किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने ऐसा किया है? तरीके से करे, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ सर, किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। वो एक मिनट सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर आपकी बात सबसे ज्यादा सुनिए मैंने आज डिबेट में। तो मेरी बात तो सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। वही तो सुन रही हूँ सर इतनी देर से। सुनाइए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बताइए। आपके अलावा आपकी आवाज मुझे इको होते आ रही है, मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए ये बात भी गलत हो गई। एक बात समझ लीजिए, जो आप अपनी क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है शुक्रिया, बता दीजिए क्या पूछना चाहते हैं आप। समय का अभाव है केवल जी, मैं आपसे यही कहूंगी, जब भी आप अगली बार आएंगे, अपनी बात जब आप कहेंगे तो थोड़ा सोच समझ के कहिएगा, भूल जाते हैं जब आप कहते हैं, ठीक है? लेकिन क्योंकि वक्त का अभाव है, मैं आप लोग सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, केवल जी आपका भी, यशपाल जी आपका भी, डॉक्टर शालिनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रपति चुनाव होगा, देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से किसको चुना जाता है। लेकिन जो ये मेहनत दिख रही है यशपाल सिन्हा की, लगातार जा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये रंग लाएगी? ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।